शाम ढलने को थी और जंगल में से पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। जंगल से लकड़ियां लाना सरिता और नंदिनी का रोज का काम था। दोनों बचपन से साथ थी। सुबह साथ निकलती और शाम होते होते लकड़ियों का गट्ठा लेकर गांव लौटती। अरे सरिता, जरा जल्दी चल, देख सूरज भी ढलने लगा है। अरे तू तो ऐसे भाग रही है जैसे घर पर तेरा कोई इंतजार कर रहा हो। मेरा नहीं, मेरी माँ का डंडा जरूर इंतजार कर रहा होगा। देर हुई ना तो आज फिर से सुनना पड़ेगा। तू भी ना हर दूसरे दिन डांट खाती है, अब तो तुझे आदत हो गई होगी। और क्या करूँ, तेरे साथ रहूंगी तो डांट तो खानी ही पड़ेगी ना। अच्छा, सारी गलती मेरी है, तेरी नहीं। तू भी तो घर के काम ना करने पड़े इसीलिए जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। अगर ये बात मैंने चाची को बता दी तो तेरी तो खैर नहीं। तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। अगर तेरी करतूतें काका को बता दी ना, फिर जंगल तो छोड़, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों हंसी मजाक करते हुए गांव की तरफ जा रही थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद करो। और वह एक दूसरे को देखने लगी। नंदिनी, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दी? हाँ, लगता है कोई मुसीबत में है। चलो, कहीं देर न हो जाए। दोनों ने सिर से लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखकर आवाज की तरफ जाने लगी। दोनों आगे पहुंची तो देखा एक लड़की जमीन पर बैठी दर्द से रो रही थी। उसका पैर एक पुराने शिकारी फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ था। जितना वो पैर निकालने की कोशिश कर रही थी, फंदा उतना ही कसता जा रहा था। अरे ये कैसे हो गया? आप घबराइए मत, हम अभी निकाल देते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। मेरा पैर भी सुन्न हो गया है। मुझे तो लगता है मैं आज यहीं फंसी रह जाऊंगी। दोनों ने फंदा पकड़कर पूरी ताकत लगाई। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार फंदा खुल ही गया। आज अगर आप दोनों नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। आज हमारी जगह कोई भी होता तो वही करता। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपका नाम क्या है और आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? मेरा नाम चांदनी है। मैं गांव के बाहर अपनी नानी के साथ रहती हूँ। उनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं रहती, इसलिए वैद्य जी ने मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाई थी। वही लाने के लिए मैं जंगल में आई थी और लौटते समय मेरा पैर फंदे में फंस गया। वैसे आपकी नानी भी अकेली होंगी, उन्हें भी आपकी चिंता हो रही होगी। हाँ, वो तो मुझे देर होने पर बहुत परेशान हो जाती हैं। आज पहली बार इतनी देर तक घर से बाहर रही हूँ। चलिए फिर देर मत कीजिए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। इस हालत में आप अकेली नहीं चल पाओगी। नहीं, आप दोनों को बेवजह तकलीफ होगी। अरे इसमें तकलीफ कैसी, आज से हम भी आपके अपने हुए। चलो, अब तुम भी हमारी नई सहेली हो। तीनों धीरे धीरे जंगल से बाहर की तरफ जाने लगी। रास्ते भर सरिता और नंदिनी उसका ध्यान रखती रहीं। अब पैर में पहले से आराम है ना? अगर ज्यादा दर्द हो तो थोड़ा बैठ जाते हैं। नहीं, अब पहले से ठीक है। अगर आप दोनों नहीं मिलती तो मैं देर तक वहीं फंसी रहती। अच्छा, एक बात बताओ, हमने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं गांव के बाहर रहती हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ, इसीलिए शायद आपने मुझे नहीं देखा होगा। चलते चलते तीनों जंगल के बाहर पहुँच गईं। सामने से रास्ता दो तरफ बट रहा था। चांदनी वहीं रुक गई। बस आप दोनों यही छोड़ दीजिए, आगे मैं चली जाऊंगी। लेकिन आपके पैर में चोट लगी है, आप अकेली कैसे जाओगी? अब मैं ठीक हूँ। आप दोनों ने मेरी जितनी मदद की है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। चांदनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और दूसरी पगडंडी की तरफ चल पड़ी। सरिता और नंदिनी भी लकड़ियों का गट्ठा लेकर अपने घर की ओर निकल गईं। उस दिन के बाद सरिता, नंदिनी और चांदनी की मुलाकात रोज होने लगी। कभी तीनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब गांव में भी
लोग हमेशा उन्हें साथ ही देखते थे। एक दिन तीनों जंगल से लकड़ियां लेकर वापस लौट रही थीं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे तुम हमें बरसों से जानती हो। पहली बार मिली थी तो कितनी चुप चुप रहती थी। पहले मुझे लोगों से बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन अब तुम दोनों के साथ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो फिर एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? आज तुम्हें हमारे घर चलना ही पड़ेगा। इतने दिन हो गए दोस्ती करे हुए, लेकिन तुमने आज तक हमारा घर ही नहीं देखा। फिर कभी चलूंगी। आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। माँ भी कई बार पूछती है तुम्हारी वो नई सहेली घर क्यों नहीं आती। चलो ना। अच्छा चलो। तीनों बातें करते हुए सरिता के घर पहुंच गई। आंगन में सरिता के पिता चारपाई पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। बाबूजी देखिए ना, आज हम किसे साथ लाए हैं। अरे ये कौन है बेटी? बाबूजी ये हमारी सहेली है, इसका नाम है चांदनी। अरे बहुत अच्छा किया बेटी जो इसे घर ले आई। चांदनी बेटी, अब हमारी एक नहीं दो बेटियां हैं। बेटी जाओ अंदर जाओ, इसे अपना ही घर समझो। चांदनी ने उनकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब ही हो गई। नमस्ते काका। खुश रहो बेटी। तुम तो बहुत सुंदर हो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। बेटी अब तुम भी घर में आती जाती रहा करो। वैसे भी कुछ दिन बाद सरिता की शादी है, घर में बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। इसकी सहेलियां साथ रहेंगी तो इसका भी मन लगा रहेगा। जी काका, अब हमें चलना चाहिए। हमारी नानी जी हमारा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसके कदम अचानक रुक गए। पीछे मुड़कर उसी घर की तरफ देखा। उसकी आंखों की मुस्कान गायब हो चुकी थी। चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी के पीछे छुपा था बरसों पुराना एक राज, जिससे अभी तक सरिता और नंदिनी दोनों बिल्कुल अनजान थीं। सरिता की शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। पूरे घर में तैयारियां चल रही थीं। सरिता और नंदिनी भी घर के कामों में हाथ बटा रही थीं। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आई। सरिता, ओ सरिता, बाहर आओ। अरे चांदनी, तुम? और आज अचानक क्यों? क्या मैं अपनी सहेली से मिलने भी नहीं आ सकती? अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, इसे शादी के चक्कर में कहीं आने जाने भी नहीं दे रहे। अच्छा, आज तुम दोनों मेरे साथ जंगल के उस पुराने रास्ते पर चलो जहाँ वो बावड़ी है। दोनों के चेहरे का रंग बदल गया और वे घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगी। चांदनी, ये क्या कह रही हो तुम? हम वहाँ नहीं जा सकते। बचपन से ही सुनते आए हैं कि उस बावड़ी के पास कोई नहीं जाता। तुम दोनों भी गांव वालों की बातों में आ गई। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए चलने के लिए कह रही हूँ। नहीं चांदनी, अगर बाबूजी को पता चल गया कि मेरी शादी के 2 दिन पहले मैं वहाँ गई थी तो वो तो बहुत नाराज होंगे। उस दिन मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर चली आई थी। आज पहली बार मैं तुम दोनों से अपनी एक बात मनवाना चाहती हूँ और तुम दोनों मना कर रही हो। सरिता और नंदिनी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी थोड़ी देर बाद चांदनी बोली, बस थोड़ी देर के लिए चलो ना, सूरज ढलने से पहले हम वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो ना मेरे खातिर। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अंधेरा होने से पहले वापस लौट आएंगे। तीनों घर से निकलकर सीधे जंगल के बीच बनी पुरानी बावड़ी तक पहुंच गई। चारों तरफ घने पेड़ थे। बावड़ी की टूटी हुई सीढ़ियों पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहाँ कोई नहीं आया हो। सच बताऊं चांदनी, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आते ही अजीब सी घबराहट होने लगती है। हाँ, बचपन से सुनते आए हैं कि सूरज ढलने के बाद तो इस बावड़ी के पास कोई नहीं फड़कता। दादी कहती थी यहाँ से कई लोग गायब हुए हैं जिनका आज तक कोई भी पता नहीं चला। पता नहीं कितनी बात सच है और कितनी झूठ। तुम दोनों भी ना गांव वालों की बातों को सच मान लेती हो। अगर लोगों की बात ही सुनते रहे तो शायद उस दिन तुम दोनों मेरी मदद करने भी नहीं आती। कभी कभी अपनी आँखों से देखकर भी भरोसा करना चाहिए।
तभी चांदनी ने अपने पैरों की तरफ देखा और वह अचानक से खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ? लगता है मेरी पायल कहीं गिर गई। अभी तो यहीं पहनी थी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। शायद यहीं कहीं होगी। अकेले क्यों जाओगी? हम भी चलते हैं। नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आई। इतना कहकर चांदनी धीरे धीरे बावड़ी की टूटी हुई सीढ़ियों से उतरने लगी। सरिता और नंदिनी उसे जाते हुए देख रही थीं। कुछ समय बीत गया लेकिन चांदनी वापस नहीं आई। नंदिनी, बहुत देर हो गई है। इतनी देर तो पायल ढूंढने में नहीं लगती। हाँ चलो देखते हैं। चांदनी कहाँ हो? देखो, अब मजाक मत करो। दोनों ने पूरी बावड़ी में नजर दौड़ाई। टूटी हुई दीवारों के पीछे हर जगह देखा लेकिन चांदनी कहीं दिखाई नहीं दी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं गई थी। चांदनी, अगर सुन रही हो तो जवाब दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनकी आवाज पूरी बावड़ी में गूंजती रही लेकिन वहाँ चांदनी नहीं थी। दोनों ने बावड़ी का एक एक कोना देख लिया लेकिन चांदनी का कहीं कोई निशान नहीं था। अब दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। नंदिनी, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन चांदनी, अगर वो सच में किसी मुसीबत में हुई तो? इतनी बड़ी बावड़ी में कोई इंसान भला ऐसे गायब कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सरिता, शाम होने लगी है। अगर हम यहीं रुके रहे तो वापस गांव पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। हम उसे साथ लेकर आए थे और अब उसी को छोड़कर चले जाएं। अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर गांव वालों को बताएंगे तो सब लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे। अभी घर चलते हैं। उधर सरिता के घर में हलचल सी मची हुई थी। सरिता का कहीं कोई पता नहीं था। तभी सरिता के पिता बाहर निकले। उन्हें दूर से सरिता और नंदिनी आती दिखाई दी। अरे बेटी, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पूरे घर में मेहमान बैठे हैं और तुम दोनों बिना बताए गायब हो गई। बाबूजी, हम बस जंगल तक ही गए थे। समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब कहीं मत जाना। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और घर में बहुत काम पड़ा है। चलो अंदर। सरिता चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चली गई और नंदिनी भी अपने घर लौट आई। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर चांदनी गई कहाँ? आधी रात को सरिता और नंदिनी चुपके से अपने घरों से निकली और सीधे जंगल की उस पुरानी बावड़ी पर पहुंची। दोनों ने पूरी बावड़ी में चांदनी को ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। चांदनी, अगर सुन रही है तो एक बार आवाज दे दो, आवाज दे दो, आवाज दे दो, आवाज दे दो। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पत्थर के घिसने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। बावड़ी की दीवार धीरे धीरे खिसक रही थी। कुछ पल में वहाँ एक पुराने पत्थर का दरवाजा दिखाई देने लगा। नंदिनी, पहले तो यहाँ दरवाजा था ही नहीं। लगता है चांदनी इसी रास्ते पर गई होगी। दोनों हिम्मत करके दरवाजे के अंदर चली गईं। जैसे ही दोनों अंदर पहुंची, पीछे का पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों एक पल के लिए डर गईं, लेकिन अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चांदनी, तुम यहाँ बैठी हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पूरे गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, बस यही सोच रहे थे कि तुम कहीं कोई मुसीबत में ना हो। चलो अब घर चलते हैं। तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम अचानक गायब हो गई थी। हमें लगा कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तुम्हें छोड़कर हम कैसे चले जाते? तुम हमारी सहेली हो। सहेली? कैसी सहेली? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम दोनों से दोस्ती इसलिए की क्योंकि मुझे अपना अधूरा बदला पूरा करना था। आज वो दिन आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का गुनाह है और उनकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ और तुमसे बदला क्यों लेने आई हूँ? तो सुनो। आज से 10 साल पहले जंगल के किनारे एक कच्चा घर था। उसी घर में रामू अपनी पत्नी शांति और 10 साल की बेटी चांदनी के साथ रहता था।
उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। टूटी हुई छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। उधर शांति गुस्से से उसे देख रही थी। बस यही जिंदगी रह गई है हमारी। हर बरसात में यही हाल होता है। कभी छत टपकती है तो कभी चूल्हा नहीं जलता। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है। क्या करूँ शांति, सुबह से शाम तक मेहनत ही करता रहता हूँ। जितनी मजदूरी मिलती है उसका एक एक पैसा लाकर तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। भरोसा रखो, भगवान देर से ही सही लेकिन एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। भगवान भगवान, बस यही सुनते सुनते मेरी पूरी उम्र निकल गई। अगर 2 वक्त की रोटी खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। मेरी और इस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा होता मेरा विवाह किसी मजदूर से हो जाता। कम से कम इतना तो कमा लेता कि घर की छत हर बरसात में ना टपके। बाबा, माँ गुस्से में है, आप मन छोटा मत कीजिए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं काम करूंगी, फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं बिटिया, तेरे हाथ मेहनत करने के लिए नहीं बने हैं। तेरे हाथों में तो किताब ही अच्छी लगती है। तू तो बस अच्छे से पढ़ लिख जा, बस यही मेरा सपना है। सपने देखना बंद करो रामू, सपनों से पेट नहीं भरता। सुन लो, अगर जल्दी इस गरीबी से छुटकारा नहीं मिला तो मैं एक दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शांति, इतना मत सोचो। आज नहीं तो कल भगवान हमारी भी सुनेंगे। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं तुम्हें और अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह रामू रोज की तरह बिना कुछ खाए अपना फावड़ा लेकर सेठ के खेतों में पहुंच गया। सेठ पहले से ही गुस्से में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आ गया तू, जरा इधर आ। जी सेठ जी। कल मैंने तुझे कहा था खेतों के किनारे नाली बना दे ताकि बारिश का पानी बाहर निकल जाए। देख, पूरा खेत पानी से भर गया है। इतना नुकसान हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा? माफ कर दीजिए सेठ जी। जब मैं शाम को घर गया था तब बिल्कुल मौसम साफ था। मुझे क्या पता था कि रात में इतनी तेज बारिश हो जाएगी। अगर पता होता तो अंधेरे तक रुक कर मैं अपनी नाली बना देता। हर बात का बहाना तेरे पास तैयार रहता है। तुझसे काम तो ठीक से होता नहीं, सफाई देने सबसे पहले पहुंच जाता है। गलती हो गई सेठ जी, अब मैं दोबारा ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर सूरज ढलने से पहले पूरी नाली नहीं बनी तो एक पैसा भी मजदूरी नहीं दूंगा, समझा? रामू तुरंत फावड़ा उठाकर अपने काम में लग गया और सेठ वहां से चला गया। उस दिन रामू हमेशा की तरह सेठ के खेतों में नाली खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। रामू ने मिट्टी हटाई तो उसके अंदर एक पुरानी मिट्टी की मटकी दबी हुई थी। धीरे से मटकी बाहर निकाली। मटकी चांदी के पुराने सिक्कों से भरी हुई थी। हे भगवान, ये क्या दिखा दिया तूने? इतनी दौलत तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखी। नहीं नहीं, ये धन मेरा नहीं है। ये हराम की दौलत से मैं अपना घर नहीं पाल सकता। आज शाम हो गई है, लेकिन हाँ, आज रात तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ और सुबह होते ही सेठ जी की अमानत सेठ जी को ही दे दूंगा। उसने मटकी को उठाया और चुपचाप से घर की तरफ चल पड़ा। पहुँचते ही शांति ने देखा रामू किसी चीज को छिपाकर अंदर ला रहा था। अरे क्या बात है रामू, आज बड़े घबराए हुए लग रहे हो, और ये क्या छिपा रहे हो? शांति ने मटकी का कपड़ा उठाया तो उसने देखा उसमें चांदी के सिक्के रखे थे। अरे इसमें तो चांदी के सिक्के हैं, ये कहाँ से मिले? अरे वो मैं सेठ जी के खेतों में नाली बना रहा था, तभी ये मिट्टी में मुझे मिली। लेकिन जब मैंने खोलकर देखा तो इसमें चांदी के सिक्के भरे थे। अरे पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे अरे भाग्यवान, ऐसी बात दोबारा मत करना। ये धन हमारा नहीं है, ये सेठ के खेतों में मिला है। सुबह होते ही मैं अपने हाथों से उन्हें लौटा दूंगा। तुम भी ना सारी जिंदगी गरीब ही रहोगे। भगवान ने खुद चलकर हमारे घर दौलत भेजी है और तुम उसे वापस करने की बात कर रहे हो। गरीब होना बुरी बात नहीं है, बेईमान होना बुरी बात है। अगर आज मैं किसी का धन रख लूंगा तो कल मैं अपनी बेटी को ईमानदारी का पाठ कैसे पढ़ाऊंगा? अब जो भी हो, लेकिन मैं कल सुबह होते ही उनकी अमानत उन्हें सौंप दूंगा। रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था
जब उसे खेत में मटकी मिली थी तब दूर खड़ा सेठ का नौकर यह सब कुछ देख रहा था और वह भागता हुआ सेठ की हवेली पहुंचा। अरे सेठ जी, आज रामू को खेतों में खुदाई करते वक्त एक पुरानी मटकी मिली थी, वो उसे छिपाकर घर ले गया। छिपाकर घर ले गया? जी मालिक, अगर उसमें कुछ नहीं होता तो वो सबसे नजरें बचाकर घर क्यों ले जाता? हो सकता है उसमें कोई खजाना मिला हो और वो उसे हड़पना चाहता हो। मुझे भी यही लगता है मालिक। चलो अभी उसके घर चलते हैं। अगर सच में खजाना है तो सुबह होने से पहले वो मेरे हाथों में होना चाहिए। सेठ ने अपने आदमियों को बुलाया और सब उसी रात रामू की घर की ओर निकल पड़े। उधर रामू अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रामू घबराकर उठा और दरवाजा खोल दिया। सामने सेठ अपने आदमियों के साथ खड़ा था। अरे सेठ जी, इतनी रात गए आप आए हैं, सब ठीक तो है? अंदर आइए। अंदर तो हम आ ही जाएंगे। ये बता, आज मेरे खेतों से जो चीज मिली थी वो कहाँ छिपा रखी है? सेठ जी, मैं तो खुद सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मैं सुबह होते ही आपके घर आकर अपने हाथों से वो दे देता। मुझे बहाने मत सुना रामू। अगर तेरी नीयत साफ होती तो उसे घर लाने की क्या जरूरत थी? मुझे वहीं खबर दे देता। गलती हो गई सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू अंदर गया और मटकी उठाकर ले आया। उसने दोनों हाथों से मटकी सेठ के हाथों में रख दी। ये लीजिए सेठ जी, आपकी अमानत। एक सिक्का भी मैंने इधर उधर नहीं किया। जैसा मुझे मिला था वैसे ही आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। रामू, सच सच बता, खुदाई करते समय सिर्फ यही मटकी मिली थी या कुछ और भी था? सेठ जी, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे बस यही मटकी मिली थी और वो भी मैंने आपको सौंप दी। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तेरी बातों पर भरोसा कर लूं, इतना भी सीधा नहीं हूँ मैं। मेरे खेत से खजाना निकले और तू बिना लालच किए सब लौटा दे, ऐसी ईमानदारी नहीं देखी आज तक। आप चाहे भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई का खाता हूँ सेठ जी। किसी और का हक लेकर अपना परिवार नहीं पाल सकता। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर उसने रामू को जोर से धक्का दे दिया। रामू पीछे की तरफ लड़खड़ाया और उसका सर नुकीले पत्थर से टकरा गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। शांति चीखते हुए उसके पास दौड़ी। रामू, रामू, ये क्या हो गया? उठो, मेरी तरफ देखो, कुछ तो बोलो। चांदनी का ख्याल रखना। नहीं रामू, हमें छोड़कर मत जाओ। दुष्ट नालायक, ये तूने क्या किया? हमने आपकी मटकी लौटा दी थी, हमें छोड़ दीजिए। गलती बस इतनी है कि तुम दोनों ने वो खजाना देख लिया है जो कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। खत्म कर दो इसे। एक आदमी आगे की ओर बढ़ा और डंडे से शांति के सर पर जोरदार वार कर दिया। शांति वहीं गिर पड़ी। बाबा, माँ, आपको क्या हुआ? उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे भी साथ ले चलो, कोई गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। कुछ देर बाद सेठ के आदमी चांदनी को उस पुरानी बावड़ी के पास ले आए। इसे यहीं से नीचे फेंक दो, इतनी गहराई से आज तक कोई नहीं बचा। अगले ही पल उसे बावड़ी से धक्का दे दिया गया। उसकी चीख पूरे बावड़ी में गूंज उठी। सबके जाने के कुछ देर बाद एक तांत्रिक औरत वहां पहुंची। इस बावड़ी में किसी मासूम की आत्मा घूम रही है, उसे इंसाफ दिलाना होगा। वह तुरंत नीचे उतरी। नीचे चांदनी का निर्जीव शरीर पड़ा था। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े और अपनी तांत्रिक शक्ति से चांदनी के शरीर में प्रवाहित कर दी। और कुछ ही पल बाद चांदनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है बेटी, लेकिन अब तुम पहले के जैसे इंसान नहीं रही। मेरे माता पिता कहाँ हैं? अब वह जीवित नहीं है और तुम भी नहीं हो। अगर उनकी आत्मा को न्याय दिलाना चाहती हो तो अपने हत्यारों से बदला लो। तुम दिन में इंसान रहोगी और रात होते ही तुम्हारा शरीर गायब हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं कसम खाती हूँ, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसे उसके पापों की सजा जरूर दूंगी।
इतना कहकर चांदनी चुप हो गई। सरिता और नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता था मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। सरिता, अरे बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी बारात आने वाली है और पूरा गांव हमारा इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी घर चलो। तुम्हें इस बावड़ी में नहीं आना चाहिए था। वो तो अच्छा है रामू काका ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। सेठ की नजर चांदनी पर पड़ी। उसे देखते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम जीवित हो? क्या हुआ सेठ, मुझे देखकर डर गए क्या? जिस मासूम बच्ची को तुमने मरवा दिया था आज वो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बेटी। लालच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तुम्हारे माँ बाप को मारने के बाद मेरा मुझसे सब कुछ छिन गया। अब मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरे बाबा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे उस दिन तुम्हें उन पर जरा भी दया नहीं आई और मुझे भी इस बावड़ी में फिकवा दिया। मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूं? मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। बहन, मैं जानती हूँ मेरे पिताजी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन आज मेरे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दो। हमारे घर में बड़े दिन बाद खुशियाँ आई हैं। यदि आज मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी। सरिता, इस दुनिया में मुझे कोई अपनी बहन कहने वाला मिला है, वो सिर्फ तुम हो। आज तुम्हारी बात मैं नहीं टाल सकती। जाओ, आज तुम्हें तुम्हारी बेटी की वजह से छोड़ रही हूँ। तभी सेठ ने चुपके से पास रखी लाठी उठा ली। अगर आज ये बच गई तो कल ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल वह पूरी ताकत से चांदनी पर वार करने के लिए दौड़ा। तभी सरिता ने पीछे से लाठी उठाकर अपने पिता के सर पर दे मारी। सरिता, ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने पिता को ही मार दिया, वो भी इसके लिए। आपने मुझे बेटी कहने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने एक मासूम बच्ची से उसके माँ बाप छीन लिए। हर गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिलती है, आज आपको भी मिल गई। बाबा, माँ, आज मैंने अपना बदला पूरा कर दिया। आपके हत्यारों को उसके कर्मों की सजा मिल गई। बहन, अब सब खत्म हो गया है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ मेरे घर चलो। काश ऐसा हो पाता बहनों, लेकिन मैं तो वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हूँ। भगवान ने मुझे सिर्फ अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए रोका था। अगर सच में मुझे अपनी बहन मानती हो तो मुस्कुराकर विदा करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है।